बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी तो कर ही रहे होंगे ना, क्योंकि अब आपके घर पर ही हम विद्यालय लेकर आ गए हैं, है ना। अब तो काफी टाइम हो चला है, आपको पता भी होगा क्या क्या करना होता है। आपको अपना कॉपी और कलम लेकर बैठना होता है। पाठ पढ़ लेने के बाद घर पर ही अपने किताब से उसी पाठ को फिर से पढ़ना होता है। जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपकी किताब में, उनका अभ्यास करना होता है। आप सभी इन कामों को कर रहे हैं ना। तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पिछले 2 दिनों से जैसा कि हम एक नए शो को आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि है युवा उद्यम कौशल शो, उसी का आगे का एपिसोड हम आज देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें फिर से हमारे पास हैं काव्यल सेदानी और केतन सिंह, और सवालों के सिलसिले भी हैं। ये तो आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना। आप सभी सवालों को नोट भी करते होंगे और अपने सही उत्तर को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भेजते भी होंगे। और यस ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो सवालों के सिलसिले के बाद हम कक्षा 9 के गणित का पाठ संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। यार मेरी किताब। हेलो, ओए, नॉक नॉक। कब से हेलो हेलो कर रही हूँ? ओह सॉरी, मैं किताब में थोड़ा सा इतना घुस गए अंदर। ऐसा क्या है किताब में? मतलब बहुत ही अमेजिंग किताब है। कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, क्या क्या साहस किया करते थे, कहाँ कहाँ पहुंचा करते थे, कहाँ कहाँ जाया करते थे। आजकल ऐसे लोग क्यों नहीं होते? कहाँ गए, कितने बजे आएंगे? है ना, बिल्कुल है ऐसे लोग। हमारी ऑडियंस ने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं और हमारे इस युवा उद्यमी कौशल शो से बहुत कुछ सीखा है। तो नमस्कार, मैं हूँ केतन सिंह और मैं काव्यल सेदानी। आपको तो मालूम है कि किताबों में, फिल्मों में हीरो कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ पाने के लिए क्या क्या नहीं करता। पहाड़ की चोटी तक चढ़ जाता है, दुनिया के कोने कोने तक चला जाता है कि नहीं? इंग्लिश में इसे कहते हैं लास्ट माइल तक जाना। तो बिजनेस करते वक्त क्या लास्ट माइल तक जाना अक्लमंदी का काम है? क्या दुनिया के आखिरी गांव में रहने वाले ग्राहकों तक ऐसी हीरोगिरी करके पहुंचना पड़ेगा? आपके वहां पहुंचने से आपको उसमें शायद मुनाफा ना हो, लाभ ना हो, लेकिन गांव वालों के लिए आप हीरो बन जाओ, बनोगी, दुनिया से कनेक्ट करने वाले हीरो। ये तो बहुत अच्छी बात है। कठिन है इसलिए इतनी शायद पॉपुलर नहीं है, इतनी लोकप्रिय नहीं है। और फिर दुनिया के आखिरी गांव में लोग होते ही कितने हैं, लेकिन वहां बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, और उनको भी फलने फूलने का हक है ना। सही बात है, सिर्फ जीने का ही नहीं, फलने फूलने का चांस मिलना चाहिए। हीरो बनना है तो लोगों की ही नहीं, जंगल, पहाड़, दरिया, मरुस्थल, आरक्षित वनों को ध्यान में रखते हुए हमें एक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। अगर हम सब एक साथ 21वीं सदी तक पहुंचना चाहते हैं तो जहाज को ध्यान से चलाना पड़ेगा भाई साहब। हाँ माना, आधी सफलता तो इतने दूर पहुंचने में ही है। पहुंचने के बाद ये बेचना वो बेचना, जो आपको ठीक लगे सब बेचना। प्रॉब्लम तब होगी जब आपको मालूम ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या। इसीलिए कुछ भी बेचने से पहले उनकी जरूरतों को जान लेना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिजाइन थिंकिंग स्किल्स। तो डिजाइन थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करें। बात सिंपल है, एक लॉजिक फॉलो कीजिए, उनकी बातें सुनिए, जरूरतें जानिए और फिर बेचिए। मैं सोच ही रहा था कि कब तुम इस डिजाइन थिंकिंग वाले सुपर पावर की बात करोगी। तो डिजाइन थिंकिंग की बात तय है।
पहले उनकी ज़रूरतों को जानो, उनके क्या प्रॉब्लम है समझो, फिर उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने में हेल्प करो और हीरो बन जाओ। ज़्यादातर बिजनेस करने वाले, धंधा करने वाले अपनी ही धुन में रहते हैं। सोच बदलना, बिजनेस अलग तरीके से करना उनको मुश्किल लगता है। इसमें ग्राहकों को क्या चाहिए ये भूल जाते हैं। ग्राहक को चाहिए लुंगी, लेकिन उनको पड़ी अपने गले की। अरे तुम्हारे लुंगी से हमको क्या करना है, गल्ला फरो, अरे भाड़ में जाए। ए भगवान, शुरू हो गए आप फिर से। लेकिन यू आर राइट, जहां औरतों लड़कियों को सैनिटरी पैड्स की जरूरत है, वहां दूसरे लोगों को ऐसी जगह की जरूरत है जहां जमा होकर सब एक साथ रेडियो सुन सके, या फिर किसानों को फसल के बारे में जानकारी चाहिए हो, बदलते मौसम के बारे में कुछ पूछना हो, जैविक खेती करनी हो। वैसे तो जैसे आप जानते हैं दैट बाय नाउ बहुत सारे उद्यमी ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नए बिजनेसेस भी शुरू किए जा चुके हैं, जैसे इन उद्यमियों ने किया है। लेट्स सी। जब मैं क्लास 9th में पढ़ती थी तब मेरी शादी हो गई। मैं दरिया गई और श्राइन में शादी कर ली। एक बाइक में कई तरह के काम होते हैं, जैसे कि सर्विसिंग करना, क्लच की वायरिंग, चेन सॉकेट को ठीक करना, क्लच प्लेट लगाना, पिस्टन वॉल्व लगाना, लाइट पर काम करने जैसे कई काम होते हैं। वह सारे काम मैं करती हूँ और यह मुझे काफी पसंद है। यह थोड़ा मुश्किल काम है जो दूसरी औरत नहीं कर सकती है, तो मुझे यह करना बेहद पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि कार्य क्षेत्र में एक लड़का और एक लड़की में कोई अंतर नहीं है। आदमी थोड़े ज्यादा मजबूत होते हैं और औरतों से, लेकिन कुछ समय काम करने के बाद मुझे समझ आया कि मैं भी वह सब कर सकती हूँ जो एक आदमी कर सकता है, और जो लड़कियाँ मैकेनिक का काम सीखना चाहती हैं वे उन्हें आसानी से कर सकती हैं। मेरा नाम हेमंत है और मैं 26 साल का हूँ। मैं अमेज़न में एक एनालिस्ट के रूप में काम करता हूँ। अभी मैं सिल्क बोर्ड की ओर जा रहा हूँ और सिल्क बोर्ड के पास ही मेरा ऑफिस है, मर्स्थली जंक्शन में। कम से कम 2 घंटे मुझे लग जाते हैं अपने ऑफिस पर पहुँचने में। पहली चीज़ जो मैं बदलना चाहता हूँ वह है यातायात के साधन को। कनेक्टिविटी सबसे बड़ी समस्या है हम सबके लिए। पहली चीज़ जो मैं अपने काम में बदलना चाहता हूँ वह है कर्मचारियों को घर से काम करने का विकल्प मिलना चाहिए। जैसे लोगों को 2 घंटे यातायात में बर्बाद करनी पड़ती है बेंगलुरु के नॉर्थ से साउथ जाने में, तो वे लोग समय को बचा सकते हैं और काम को घर से ही आसानी से कर सकते हैं। इस वजह से वह अपने यातायात वाले समय को किसी दूसरी गतिविधि में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि योगा इत्यादि। तो मेरे ख्याल से यह एक ऐसी चीज़ है जो हमें बदलनी चाहिए अपने व्यवसाय में। मैं अपने युवाओं को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि अगर वह अकेले कहीं जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें, न कि निजी वाहन का, ताकि हम लोग बेंगलुरु सिटी के जनसंख्या में बदलाव ला सकें और बेंगलुरु को फिर से एक गार्डन सिटी बना सकें। मेरा नाम भवानी भतीजा है और मैंने इस व्यवसाय की शुरुआत वर्ष 2017 में की थी। मेरे सह संस्थापक गौरव अरोड़ा के साथ हम भीतरी वायु प्रदूषण की समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही सतत समाधान और बहुत ही सस्ता समाधान प्रदान करना चाहते हैं। आप मानोगे नहीं, लेकिन भीतरी हवा 2 से 5 गुना अधिक हानिकारक है बाहरी हवा से। भारत में दिल के दौरे और रक्तचाप के बाद भीतरी वायु प्रदूषण दूसरा सबसे बड़ा हथियार है और कोई बात ही नहीं करता भीतरी वायु प्रदूषण की। तो शुरू करा और वहीं से ब्रीथ प्रेस की शुरुआत हुई। बहुत छोटों से हमने शुरुआत करी, जैसे कि जब हमने शुरू किया था तो उस समय पे ये सेटअप भी नहीं था, तो हम लोग अपने कमरे से ही काम करते थे। कुछ अगर आपको नया बनाना है, अगर आपको शोध करनी है, तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ परिवेश नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, जो छोटा मोटा स्टार्टअप को वह सहयोग कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप्स का इतना माहौल नहीं है, खासकर विनिर्माण को लेकर। सबसे बड़ी चुनौती हमें ये रहती थी कि अगर कुछ हमें उत्पाद जुटाना है तो हमें ना हर कोई यही कहता था कि थोक में मिलेगा, मतलब छोटी मात्रा के लिए अगर हमें शोध करके भी देखनी है तो वह हमें नहीं मिलता था। इस देश में ना मोल भाव कौशल बहुत अच्छे काम आते हैं, खासकर जब आपको विक्रेता से सौदा करना है। जो काम आप कर रहे हो अगर उसके बारे में आपको ज्ञान है, चाहे किताबी ज्ञान क्यों ना हो,
लेकिन लोगों से मिलते रहो जो पहले से ही इस उद्योग में मौजूद हैं। उनसे जाके मार्गदर्शन लेते रहो। अगर उनसे मार्गदर्शन आप लेते रहोगे ना, तो मतलब कोई आपकी ऐसी कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है। वाह, क्या जबरदस्त लोग हैं ये। कुछ अलग करने की थी इनकी चाह, इन्होंने बनाई अपनी अलग राह। वाह शायर, वाह वाह शायर, वाह। से काफिया जो मैं मिलाता हूँ। और अगर आप सितारों के नीचे सिनेमा घर बनाना चाहते हैं या फिर पंछियों के छोटे छोटे घोंसले भी बना के लगवाना चाहते हैं तो क्यों नहीं। बिजनेस करने की क्षमता हो तो कुछ चीजें जरूरतें पूरी करने के लिए होती हैं और कुछ दिल को खुश करने के लिए। एक परफेक्ट बैलेंस, जरूरतें और चाहतें। डिजाइन थिंकिंग स्किल्स के साथ और एक बात है, दुनिया के सबसे कोने वाले गांव तक ये सब पहुंचाओगे कैसे? क्यों, सोच में पड़ गए ना? वो तो है, कौन मदद करेगा आपकी? इतनी सारी चीजें लेकर आपके गांव तक जाएगा कौन? जब आप सब कुछ बेच देंगे, आपको वापस भी तो लाना है, और प्रकृति को नष्ट किए बिना पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, मतलब सतत विकास। वहां पहुंचे तो क्लीन एनर्जी के साथ, अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल के साथ, जिससे पर्यावरण को हम दूषित ना करें। आखिर दुनिया के सबसे कोने वाले गांव को सुंदर रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप नेचर को रिस्पेक्ट कीजिए। आखिर हमसे पहले हाथी जंगलों में घूमते थे ना, और प्लास्टिक से लास्ट माइल को प्रदूषित करना गलत होगा। पर्यावरण का संतुलन हमें ही तो बनाए रखना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर लास्ट माइल तक पहुंचना है तो बहुत ज्यादा सोचने की और प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। लॉजिस्टिक्स यानी डिलीवरी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी सोच या प्लानिंग अच्छी ना हो तो किसी काबिल पार्टनर को चुनना होगा। लॉजिस्टिक्स जो ये तय करती है कि सामान यहाँ से वहां जाएगा कैसे। क्या ई रिक्शा या ट्रेन तक सामान बांस के पैकेजिंग में जाएगी, ट्रेन से साइकिल पर लाद कर घर घर डिलीवरी होगी? इसके लिए तो हिसाब आना चाहिए। पैसों से लेकर टाइम टेबल, सब का हिसाब। इसमें कोई भी चेंज हो तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे बारिश हो गई, तो लास्ट माइल तक सामान वक्त पर कैसे पहुंचाओगे? ये तो अपने देश का बहुत बड़ा चैलेंज है, सही वक्त पर कुछ पहुंचना। मिसाल के तौर पे मानो आप कहीं केले भेज रहे हो तो लेट होने का मतलब पूरा शिपमेंट खराब। केला जो केला था वो पिलपिला हो जाएगा। या फिर सौर ऊर्जा वाली मशीन की डिलीवरी करते वक्त कोई पार्ट टूट गया तो भी आपका कीमती वक्त बर्बाद हुआ, और दोबारा मशीन को लेकर फिर सफर करना पड़ा तो प्रॉफिट की बात ही नहीं कर सकोगे ना भाई साहब। लेकिन जो स्मार्ट होगा वो बिजनेस करने का नया तरीका लाएगा। सर्विस के साथ उसकी टीम नया काम सीख कर आएगी। टूटे पार्ट को जोड़ना, रिप्लेस करना, और तो और सौर ऊर्जा के नए उपयोग ढूंढना, जैसे पंप, फैन, फ्रिज चलाना। ये सब आप बस एक टूटे पार्ट के पीछे घूम रहे थे, वहां नए बिजनेस का सहयोग पैदा हो गया। लास्ट माइल वाले कस्टमर नई खोज करने में फर्स्ट आते हैं। बिजनेस की ये सारी नई खोज आप नई जगहों पर ले जाएं, एक गांव से दूसरे गांव तक, और फिर हर जगह आपकी लॉजिस्टिक्स कंपनी और नए उत्पादनों की चर्चा रहेगी। मधुमक्खी की तरह इस फूल से उस फूल पर आप आसानी से बैठ सकोगे। आपके बिजनेस का सब जगह बज़ होगा, क्यों नहीं? सस्टेनेबिलिटी के साथ, मतलब निरंतर विकास होगा। अच्छा ये बताओ, लॉजिस्टिक्स कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विश्वसनीयता। कंपनी पर विश्वास होना जरूरी है। जो काम प्रॉमिस किया है वो वक्त पर करें, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का काम करें। और अगर देर हो रही हो तो कस्टमर को बता देना कि देर हो रही है। ये तो किसी भी अच्छे बिजनेस की पहचान होती है। इसी कारण जब आपकी कंपनी कुछ नया करती है तो ग्राहक उस पर विश्वास करता है। आज देश के ग्रामीण इलाके को क्या चाहिए? लॉजिस्टिक्स, उत्पादों को वक्त पर पहुंचाना, साफ ऊर्जा और पर्यावरण को नष्ट न करने वाली पैकेजिंग, बस। और क्या? क्या बात। इसके साथ बिजनेस में विविधता हो तो 4 चांद लग जाएंगे। अगर आप इतनी दूर जा ही रहे हैं तो आटे दाल के सिवाय अगर बच्चों के लिए किताब, कलम, मोबाइल फोन के चार्जर और किसानों के लिए बीज भी तो पहुंचा सकते हैं ना।
ये देश इतना बड़ा है और जरूरतें उससे भी ज्यादा बड़ी हैं। एक से ज्यादा चीज तो करनी पड़ेगी। ये सबके बस की बात नहीं है। आपको बस चौकस रहना होगा और इरादे पक्के रखने होंगे। पैसों का हिसाब, वजन की जानकारी, वक्त और प्रॉब्लम की प्लानिंग तो आप में है ही। थोड़ा आगे की सोचते हैं। आपके पास एक या दो नहीं, हर उपाय के ऑप्शंस होने चाहिए। कोई बदलाव आया तो विचलित ना होते हुए ग्राहक को इन्फॉर्म करके फिर आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन ये सब सिखाएगा कौन? हमारे पास इसके लिए एक किताब है, आपने पढ़ी होगी, अब उसकी फिल्म भी देखिए। हमने एक बहुत ही अद्भुत एक्शन वाली पहेली बनाई है जिसमें आपने बिंदुओं को जोड़ना है। लॉजिस्टिक्स को समझने का सबसे बेस्ट तरीका। लेकिन उससे पहले देखिए लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस कंपनी। आइए चलिए देखते हैं। सदैव जब जीवन में चुनौती आती है तो यह हमारे लिए एक मौका होता है कि हम साधारण से हटकर कुछ नया करें और इसका हल निकालें। द लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस कंपनी की कहानी में बिचौलिए सीता देवी जैसे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर करते हैं। सीता देवी बेबस होकर अपनी बेटी नम्रता से कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, हमें पैसे की जरूरत है, खेत को बिकने से बचाने के लिए कर्ज चुकाना पड़ेगा। नम्रता अपनी माँ की मदद करना चाहती है, लेकिन वह क्या कर सकती है? आखिरकार मैं सिर्फ एक युवा छात्र हूँ और मेरी पढ़ाई चल रही है। वह एक इंटर्नशिप कर रही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? वह एक अखिल महिला संचालित डिलीवरी सेवा और लॉजिस्टिक्स कंपनी के बारे में एक टीवी समाचार रिपोर्ट देखती है और ऐलान करती है, मुझे इससे आइडिया आया है। क्या होगा अगर मैं माँ और अन्य किसानों को सीधे अपने ग्राहकों को उपज बेचने में मदद करने के लिए अपनी खुद की डिलीवरी सेवा कंपनी शुरू करूं? लेकिन विचारों को जितना सोचना आसान होता है, उन पर अमल करना उतना आसान नहीं होता। हालांकि नम्रता को हार मानने का अर्थ नहीं पता है। वह अपना शोध करती है और अपनी कंपनी स्थापित करती है। पुरानी डिलीवरी वैन खरीदने के लिए क्राउड फंडिंग का उपयोग करती है और कृषि उपज को सीधे किसानों से ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू करती है। द लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस कंपनी की कहानी के साथ एक्टिविटी बुक है जिसे आप 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत मजा आया, कैसे कर दिखाया यार इन्होंने, उफ, शाबाश। बिल्कुल करके दिखा दिया उसने। अगर आपके पास भी ऐसी लॉजिस्टिक्स कंपनी का कोई आइडिया है जिससे लास्ट माइल में रहने वाले बहुत लोगों की मदद हो सकती है, तो हमसे संपर्क करें। अपने बिजनेस आइडिया के बारे में हमें बताएं, कैसे आप लोगों से जुड़ सकते हैं, किन उत्पादों से, क्या दाम पर, और आपका बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं। आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना वीडियो बिजनेस पिच भेजें। अगर आपकी उम्र 18 या 23 के बीच में है और आपकी बिजनेस आइडिया अच्छी है, बहुत लोगों को जोड़ती है, तो हम आपको बुलाएंगे, आपकी तरह के अन्य बिजनेस आइडियाज जोड़ेंगे और तो और आपकी लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस वाली कंपनी में निवेश भी करेंगे। क्योंकि दुनिया के आखिरी गांव में रहने वालों को हीरो की जरूरत है। हीरो देखा, रियल लाइफ में आप भी हीरो बन सकते हैं। आम आदमी भी साहसिक कार्य कर सकते हैं। ठीक कहा। मेरी तो क्या बात कही है, मेरी तो आंखें खोल दी है एकदम। हाँ, कीर्तन, यही तो हमारे शो युवा उद्यमी कौशल शो का असली मकसद है ना, टू स्प्रेड अवेयरनेस, यानी सब में जागरूकता जगाना। आज हम 2 युवा से मिलने वाले हैं जिन्होंने हमें लॉजिस्टिक्स के बारे में सवाल पूछे हैं। हेलो DIY यूथ स्किल्स शो, मेरा नाम करण कुमार शाह है और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ और मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम फसल को सीधे ग्राहक तक कैसे पहुँचा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा। हेलो DIY यूथ स्किल्स शो, मेरा नाम प्रिया चौधरी है, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ, मैं किशनगंज से हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बिजनेस करने के लिए हमें लोन कहाँ से मिलेगा और इसकी प्रक्रिया क्या है। मेरा सवाल आपसे ये है
कि किसी भी बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और हम इसे कैसे करवा सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं खुद की डिलीवरी कंपनी खोलना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा व कैसे। वाह, क्या क्यूरियोसिटी है। आई लव इट, आई लव इट। I really think young people like you have so many questions that need answering. That is why we are here for you. My advice to all the young people out there, go out and get an internship. That is so true. Nothing like getting hands-on, first-hand experience of what you should or should not be doing. So go out, step out of your home and get an internship and write to us about the experience. और अब हमारे शो का वो हिस्सा जिससे आरा हिले, बलिया हिले, छोपरा हिलेला, तोरी लचके न, मतलब सबसे फेवरेट पार्ट जिसका नाम है सवालों के सिलसिले। खेलबा, बुझबा, चली। आज का पहला सवाल, लास्ट मील यानी लास्ट माइल पर क्या है? फिर से एक बार पूछ रहा हूं कि लास्ट माइल पर क्या है? दूसरा सवाल, सस्टेनेबिलिटी का क्या अर्थ है? सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या है? आप डिजाइन थिंकिंग की प्रक्रिया का पालन लास्ट माइल तक कैसे कर सकते हैं? रिपीट, आप डिजाइन थिंकिंग की प्रक्रिया का पालन लास्ट माइल तक कैसे कर सकते हैं? लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं? इस शब्द का अर्थ क्या है? लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं? इस शब्द का अर्थ क्या है? क्या समय की पाबंदी महत्वपूर्ण है? क्या समय की पाबंदी महत्वपूर्ण है? क्या आपको लगता है विश्वसनीय होना महत्वपूर्ण है? क्या आपको लगता है कि विश्वसनीय होना महत्वपूर्ण है? आप हमारे सवालों के जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना। भूलिए नहीं, आपके बिजनेस आइडिया पिच के अलावा आप हमारे सवालों के जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या सिदानी। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर साहब। नमस्ते। सॉरी, मैं ना गेम खेलते खेलते गाने सुनता हूँ तो मैं थोड़ा मैं गाने सुनता हूँ। अच्छा, बताइए भाई, आप डॉक्टर के पास आए हैं, आपको कोई परेशानी है? डॉक्टर साहब, मुझे 2 दिन से घुटने में बहुत दर्द है। अरे घुटने में दर्द है इस उम्र में? बताइए यार। अरे हो, मैं थोड़ा सा चेकअप कर लेता हूँ पहले, आपको क्या तकलीफ है ना? थोड़ा आ गया, इसको लगाइए थोड़ा कान पे। मैं लगाऊं? लगाइए। हाँ, यहाँ दर्द होता है? यहाँ दर्द, बात नहीं करनी, लंबी सांस लीजिए। देख रही है मैंने स्टेथोस्कोप लगाया हुआ तो। ओहो, मैं समझ गया प्रॉब्लम। अकेले गाना सुनने जा रही है, मेरे को भी तो सुनाइए। देखिए, मैं समझ गया आपको क्या प्रॉब्लम है। आप क्या करिए पता है? सबसे पहले तो घुटने का दर्द है ना, आप रोज सवेरे च्युइंगम खाया करिए। और च्युइंगम खाया करेंगे ना तो ऐसे ना धीरे धीरे दर्द आपके जबड़े में होना शुरू होगा। जैसे जबड़े का दर्द शुरू हो, आपका इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो आप करिए। ठीक, थैंक यू। आप आइए तो सही, मैं आपको मैं वापस आ जाऊंगी। मैं वापस आ जाऊंगी। इंजेक्शन तो लगा। नहीं, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। मैं वापस आ जाऊंगी। थैंक यू। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया,
बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जोड़, घटा, गुणा और भाग 4 मुख्य संक्रियाएं होती हैं। अब हम इन 4 संक्रियाओं को वास्तविक संख्या पर प्रयोग करके देखेंगे कि हमें किस प्रकार की संख्या मिलती है। हमने यहाँ वास्तविक संख्या की 3 स्थिति ली है। पहली स्थिति है जब दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तो चलिए देखते हैं जब हम 2 परिमेय संख्या पर संक्रियाएं लगाएंगे तो हमें किस प्रकार की संख्या मिलेगी। चलिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए हमने 2 परिमेय संख्या 3 और 6/5 लिया है, जिस पर हमने जोड़ संक्रिया लगाया है। तो हमें अंक मिला है 21/5, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया है 6 और 6/5 का, जहां ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है और इस पर हमने घटा संक्रिया का प्रयोग किया है। तब हमें 24/5 संख्या मिली है, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने तीसरा उदाहरण लिया है 35 और 6/5 का, जहाँ पर ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है और इन पर हमने गुणा संक्रिया का प्रयोग किया है। तो हमें मिला है 42, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हमने एक और उदाहरण लिया है 2 और 1/2 का, जहाँ ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है और इस पर संक्रिया हमने भाग लिया है। तो हमें अंक मिला है 4, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमने इस स्थिति में क्या देखा? हमने इस स्थिति में यह देखा कि जब हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच संक्रियाएं जोड़, घटा, गुणा, भाग का प्रयोग करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्थिति की तरफ, जहां हमने एक परिमेय संख्या ली है और दूसरी अपरिमेय संख्या। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। 3 और वर्गमूल 2। यहाँ पर 3 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। इस पर हमने जोड़ संक्रिया लगाया है, जिसका मान ज्ञात करने पर हमें जो संख्या मिलेगी वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया है 6/5 का और वर्गमूल 3 का। यहाँ पर 6/5 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या। इस पर हमने संक्रिया घटा का प्रयोग किया है। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार हमने तीसरा उदाहरण लिया है 2 वर्गमूल 3 का, जहाँ पर 2 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर हमने संक्रिया गुणा का प्रयोग किया है। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार हमने चौथा उदाहरण लिया है 7/5 का, जहाँ पर 7 हमारा परिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस स्थिति में हमने क्या देखा? इस स्थिति में हमने यह देखा कि जब हम एक परिमेय संख्या पर और दूसरी अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं का प्रयोग करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी स्थिति की तरफ,
जहां हमने दोनों संख्याएं अपरिमेय संख्या ली है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 2 जोड़ वर्गमूल 2। यहाँ पर वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम इन दोनों पर संक्रिया जोड़ का प्रयोग करके मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 2 वर्गमूल 2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया है वर्गमूल 3 का, जिस पर हमने घटा संक्रिया का प्रयोग किया है। जब हम घटा संक्रिया का प्रयोग करके मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 0, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने तीसरा उदाहरण लिया है वर्गमूल 5 गुणे वर्गमूल 3 का, जिसका मान हम ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा वर्गमूल 15, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने चौथा उदाहरण लिया है वर्गमूल 7 बटे वर्गमूल 7। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 1, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस स्थिति में हमने क्या देखा? इस स्थिति में हमने देखा कि जब हम दो अपरिमेय संख्या पर संक्रिया, जोड़, घटा, गुणा, भाग का प्रयोग करेंगे तो हमें परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी। चलिए अब हम वर्गमूल 3.5 को ज्यामितीय रूप से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप एक रेखा AB खींचेंगे जो कि 3.5 एकक की होगी। अब आप बिंदु B से 1 एकक की दूरी पर चिन्ह लगाएंगे और उसे बिंदु C मान लेंगे। अब हमारी रेखा AC हो जाएगी 4.5 एकक। अब हम AC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और उसे बिंदु O मान लेंगे। अब हम O को केंद्र और OC को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अब AC पर लंब एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो B से होकर अर्धवृत्त को D पर काटती हो। तब हमारा BD जो हो जाएगा वो होगा वर्गमूल 3.5। आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए सिद्ध करते हैं। हमारे अर्धवृत्त की त्रिज्या है 4.5 बटे 2, जो कि हो जाएगा 2.25 एकक, और OA, OD, OC एक त्रिज्या है जो कि बराबर होगी 2.25 एकक के। यदि आप इस आकृति को ध्यान से देखें तो आपको OBD एक समकोण त्रिभुज दिखेगा, जहां OB हमारा आधार है, BD लंब और OD कर्ण है। हमारा OB बराबर है 3.5 घटा 4.5 बटे 2 एकक के, जो कि हो जाएगा 1.25 एकक। हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा BD की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगा वर्गमूल OD वर्ग घटा OB वर्ग, जो कि हमें मिलेगा वर्गमूल 2.25 का वर्ग घटा 1.25 का वर्ग, जिससे हमें मिलेगा वर्गमूल 3.5, जो कि हमारे BD की लंबाई है। इस प्रकार हमने वर्गमूल 3.5 को निरूपित कर लिया। अब हम बढ़ते हैं वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्व समीकरणों की तरफ। मान लीजिए A और B वास्तविक संख्याएं हैं, तब वर्गमूल AB बराबर होगा वर्गमूल A गुणे वर्गमूल B के। आइए उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 6 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणे 2, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 2। हम वर्गमूल A बटे B को लिख सकते हैं वर्गमूल A बटे वर्गमूल B। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 2 बटे 3 को यहाँ पर हमने लिखा है वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3। हम वर्गमूल A जोड़ वर्गमूल B गुणे वर्गमूल A घटा वर्गमूल B को लिख सकते हैं A घटा B। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 3 जोड़ वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 2, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग घटा वर्गमूल 2 का वर्ग, जिसे ज्ञात करने पर हमें मिलेगा 3 घटा 2 यानी 1। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीका की तरफ, जो कि है A जोड़ वर्गमूल B गुणे A घटा वर्गमूल B।
जिसे हम लिख सकते हैं a का वर्ग घटा b। आइए इसके एक उदाहरण देखते हैं। 2 जोड़ वर्गमूल 3 गुणे 2 घटा वर्गमूल 3, जिसे हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग घटा 3, यानी 4 घटा 3, जो कि होगा 1। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीका की तरफ, जो कि है वर्गमूल a जोड़ वर्गमूल b गुणे वर्गमूल c जोड़ वर्गमूल d, जो कि सरलीकरण करने के बाद हमें मिलेगा वर्गमूल a गुणे वर्गमूल c जोड़ वर्गमूल d जोड़ वर्गमूल b गुणे वर्गमूल c जोड़ वर्गमूल d, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल AC जोड़ वर्गमूल AD जोड़ वर्गमूल BC जोड़ वर्गमूल BD। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 3 जोड़ वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 5 जोड़ वर्गमूल 7, जिसे सरलीकरण करने पर हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 5 जोड़ वर्गमूल 7 जोड़ वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 5 जोड़ वर्गमूल 7, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 15 जोड़ वर्गमूल 21 जोड़ वर्गमूल 10 जोड़ वर्गमूल 14। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीका की तरफ, जो कि है वर्गमूल a जोड़ वर्गमूल b का वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं a जोड़ 2 गुणे वर्गमूल ab जोड़ b। आइए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 3 जोड़ वर्गमूल 2 का वर्ग को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 का वर्ग जोड़ 2 गुणे वर्गमूल 6 जोड़ वर्गमूल 2 का वर्ग, यानी 3 जोड़ 2 वर्गमूल 6 जोड़ 2, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 5 जोड़ 2 वर्गमूल 6। तो ये सभी थे वर्गमूलों से संबंधित सर्व समीकाएं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे परिमेयीकरण और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास के पाठ 3 फ्रांस की क्रांति का दूसरा भाग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के सैनिक, धार्मिक, बौद्धिक और विदेशी कारण क्या थे। जैसा कि आपको याद होगा, इस पाठ के पिछले वीडियो में हम क्रांति के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस क्रांति के सैनिक कारण। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राज्य के पदों की नियुक्ति में असमानता थी, उसी तरह सेना के पदों की नियुक्ति में भी असमानता थी। सेना में निचले पदों पर किसानों को रखा जाता था और इनका शोषण किया जाता था। इन्हें कम वेतन, कठोर अनुशासन और खराब भोजन आदि दिया जाता था। और वहीं दूसरी ओर ऊंचे पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित किए जाते थे। अपनी खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति के चलते फ्रांस की सेना ने आगे चलकर क्रांतिकारियों का साथ दिया, राजा का नहीं। चलिए अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के धार्मिक कारण। दोस्तों, फ्रांस में इस समय भाषण, लेखन, विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता का भी अभाव था। यहाँ का राज धर्म था कैथोलिक धर्म और दूसरा धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोगों को कठोर सजा दी जाती थी। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म ईसाई धर्म की 2 अलग शाखाएं हैं। हमने इन 2 शाखाओं के बारे में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पाठ में भी कुछ जाना था। इस धार्मिक स्वतंत्रता के अभाव के साथ साथ यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नहीं थी।
इस काल में एक आश्चर्यचकित करने वाला कानून था, जिसके अनुसार राजा या उसका कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इस बिना अभियोग की गिरफ्तारी के वारंट को लेटर्स द कैचेट कहा जाता था। दोस्तों, ये तो हुए धार्मिक और व्यक्तिगत कारण। चलिए अब देखते हैं इस क्रांति के बौद्धिक कारण क्या थे। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति को मध्यवर्गीय क्रांति भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्रांति में मध्यम वर्ग के लोगों की अहम भूमिका रही थी। इस मध्यम वर्ग में शिक्षित वर्ग भी आता था। शिक्षित वर्ग के लोगों ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दोषों का पर्दाफाश किया और लोगों को राजतंत्र के प्रति जागरूक किया। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति से कुछ ऐसे बुद्धिजीवी निकले जिनके विचार आगे चलकर बहुत ही ज्यादा प्रमाणित भी हुए। चलिए ऐसे ही बुद्धिजीवियों के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉन्टेस्क्यू की। मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था विधि की आत्मा। दोस्तों, इस पुस्तक को अंग्रेजी में कहते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायकी और न्यायपालिका के बारे में बात की। इसी के साथ साथ इस पुस्तक में उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी रचा। चलिए अब हम बात करते हैं वोल्टेयर की। वोल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया। लेकिन दोस्तों, वोल्टेयर क्रांतिकारी होते हुए भी जनतंत्र के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वे मानते थे कि राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए और फ्रांस की राजतंत्र की नीतियों में सुधार होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उस बुद्धिजीवी की जो फ्रांस के समाज में पूरी तरह से परिवर्तन चाहते थे। इनका नाम था रूसो। दोस्तों, रूसो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सामाजिक संविधा। इसे अंग्रेजी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में रूसो ने व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा, जिसे वो जनरल विल कहते हैं, उसे सबसे ऊंचा माना। दोस्तों, रूसो जनतंत्र का समर्थन करते थे। इन बुद्धिजीवियों में एक नाम था दिदरो। दिदरो के वृहद ज्ञानकोश के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। इसी के साथ साथ 2 अर्थशास्त्रियों ने, जिनके नाम थे क्वेजनो और तुर्गो, समाज में आर्थिक शोषण और आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करी और मुक्त व्यापार का समर्थन किया। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि मुक्त व्यापार को लेसस फेयर भी कहते हैं, जिसका सिद्धांत एडम स्मिथ ने रचा था। ये तो हुए बौद्धिक कारण। चलिए अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के विदेशी कारण क्या थे। सबसे पहला कारण था इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। सन 1688 में इंग्लैंड की महान क्रांति हुई, जिसे हम अंग्रेजी में ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इस क्रांति के द्वारा इंग्लैंड में वैधानिक शासन की स्थापना हुई। इंग्लैंड में हुई शासन व्यवस्था के परिवर्तन से फ्रांस को भी राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग मिला। इस क्रांति का अगला विदेशी कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया और इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ाई करी और अमेरिका में स्थित 13 उपनिवेशों को आज़ादी दिलाई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिका में गणतंत्र स्थापित हुआ। इससे प्रेरणा लेते हुए फ्रांस में भी जनता में राजतंत्र के प्रति जागरूकता आई। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण ही
फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई और उसे संभालना मुश्किल हो गया। यह फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण बना। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आया होगा। चलिए देखें आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने इस वीडियो में जाना कि फ्रांसीसी क्रांति के सैनिक, धार्मिक, बौद्धिक और विदेशी कारण क्या थे। हमने मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दिदरो आदि नामक बुद्धिजीवियों के बारे में भी जाना। दोस्तों, आप घर जाकर अपने इतिहास की पुस्तक इतिहास की दुनिया में से पार्ट 3 फ्रांस की क्रांति जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का घटनाक्रम क्या था और आतंक का राज्य किसे कहते थे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास के पार्ट 3 फ्रांस की क्रांति के दूसरे भाग का डेली टेक्स्ट। आपका पहला प्रश्न है, राज्य के सभी बड़े पद किस वर्ग के लिए सुरक्षित किए जाते थे? पादरी, कुलीन, व्यापारी या किसान? आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस में कौन सा धर्म राजधर्म था? हिंदू, कैथोलिक, प्यूरिटन या इनमें से कोई भी नहीं? आपका अगला प्रश्न है, इस बुद्धिजीवी ने पुस्तक लिखी जिसका नाम था विधि की आत्मा? मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो या एडम स्मिथ? आपका अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस साल में हुई थी? 1688, 1698, 1699 या 1700? आपका आखिरी प्रश्न है, किस कानून के अंतर्गत फ्रांस का राजा या उसके आदमी किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे? स्टैम्प एक्ट, लेटर्स द कैचेट, तिथे या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर जानते हैं। धन्यवाद। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है।
प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, Inspiring Innovators of Tomorrow. Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge. आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो BEPC के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।